डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नुसरत गुल और आज का हमारा टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन सॉल्वेशन एनर्जी एंड लैट्स एनर्जी। चलिए, जब हम किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं, किसी भी रादर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो जब हम किसी सॉलिड आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाटर लेते हैं, तो दो चीजें डिपेंड करती ये जो सॉल्युबिलिटी रादर है, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। एक इसकी लैट्स एनर्जी पे डिपेंड करेगी और ये डिपेंड करेगी लैट्स एनर्जी पे, और ये डिपेंड करेगी जिसको हम EL दिखाएंगे, और ये डिपेंड करेगी सॉल्वेशन एनर्जी पे, या अगर वाटर हमारा सॉल्वेंट है तो इसको कहेंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी पे, ठीक है। EH इस प्रोसेस को रादर किसी भी प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होने के लिए हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, जिसकी वैल्यू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होती है, ये क्या होनी चाहिए? दिस शुड बी नेगेटिव। जब भी हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉलिड आयनिक कंपाउंड को, व्हेनेवर वी डिसॉल्व इट, तो हमें पता है कि ये जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड की एंट्रोपी ये बढ़ जाती है, ठीक है ना। यानी कि इसका एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि हमारा एंट्रोपी चेंज जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। सो दिस ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी? ये ओवरऑल टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो अब हमें क्या, ये डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए? ये डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए हमारे पास ये डेल्टा H की वैल्यू जो है ये नेगेटिव होनी चाहिए। और ये डेल्टा H नेगेटिव होने के लिए हमें ये देखना है कि ये जो एंथैल्पी चेंज है, ये इसमें कौन कौन सी टर्म्स है। इसमें बेसिकली दो टर्म्स है, टू एंथैल्पीज आर इन्वॉल्व। एक तो लैट्स एनर्जी, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक। लैट्स एनर्जी का मतलब कि जब आप डिसॉल्व करेंगे, लेट अस से हम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस डिसोल्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इस क्या कहेंगे जी, सोडियम क्लोराइड को वेपराइज करना पड़ेगा, फिर आयनिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इन आयन्स को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। जो एनर्जी आपको इस सेपरेशन में चाहिए होगी, सो दैट दीज आयन्स, ये इंडिविजुअल, ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन जो है, इनको अलग अलग करने में जो आपको एनर्जी लगती है, जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को आप क्या कहेंगे? यू विल कॉल दैट एज लैट्स एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, दैट मीन्स दिस एनर्जी इज पॉजिटिव, ठीक। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी होगी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, लेट अस से इसमें वाटर है, तो हमारे पास वाटर जो है ये O नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, और ये इसका दूसरा H पॉजिटिव है। तो ये जो है ये O नेगेटिव और ये सोडियम की पॉजिटिव चार्ज, दे विल इंटरैक्ट, और इसमें जो है एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ये एनर्जी हमारी होगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो जब ये आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, या क्लोरीन जो है ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? ये करेगा H पॉजिटिव के साथ, क्योंकि क्लोरीन बीइंग negatively charged, it will interact with positively charged। बीकर थोड़ा बड़ा बना लेंगे तो ये इंटरेक्ट करेगा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी जब ये सोडियम इंटरेक्ट करेगा O नेगेटिव के साथ। यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी जब ये क्लोरीन इंटरेक्ट करेगा इन दो हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, दिस विल बी आवर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है जी। ओके, तो लैटिस एनर्जी हमें देनी पड़ेगी टू सेपरेट द आयंस, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये रिलीज हो जाएगी। दैट मींस लैटिस एनर्जी देनी पड़ी पॉजिटिव, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट विल बी नेगेटिव, या सॉल्वेशन एनर्जी जो है नेगेटिव। अगर डेल्टा H की एक टर्म पॉजिटिव है आपकी लैटिस एनर्जी, और एक टर्म
इसकी नेगेटिव है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। डेल्टा एच तो इन दोनों के सम के बराबर है ना, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो इस टर्म को ओवरऑल नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो EH है इसकी नेगेटिव वैल्यू, हाइड्रेशन एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू, इट शुड बी ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी। जब ये टर्म नेगेटिव होगी, हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होगी, ओनली देन इट द होल दिस होल वैल्यू, ये डेल्टा एच जो आपका है ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट आपका जो डेल्टा जी है आपके, ये माइनस इसका डोंट कंफ्यूज इट, क्लोरीन का माइनस है, तो आपके डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू जो हो जाएगी, आपकी डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी, ये प्रोसेस फिजिबल होगी। यानी कि हम ये बात समझ गए कि ये जो हमारा जब हम सोल्यूशन बनाते हैं या जब डिसोल्यूशन हो जाता है, तो किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि जो एनर्जी इसमें रिलीज होगी, सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी, तो that must be greater than that must be greater than our lattice energy, क्योंकि lattice energy हमें सप्लाई करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन our this compound, ionic compound, it interacts with what we say with the solvent। चलिए जी ठीक है, तो dissolution of solid ionic compound in a solvent is outcome of two processes, vaporization of the ionic compound into gaseous ions, इन gaseous ions को separate करते हैं, और फिर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ऑफ द आयंस टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन। जब हम इन गैसेस आयंस को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं इन गैसेस आयंस को, हम जो एनर्जी देते हैं दैट्स आवर लैटिस एनर्जी, और इन द सॉल्वेशन प्रोसेस या इन द हाइड्रेशन प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज हो जाती है दैट इज आवर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी। For the process to be feasible, change in Gibbs free energy must be negative. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta S जो entropy change है for the dissolution of a solid is always positive. जब ये पॉजिटिव है, ये डेल्टा एस पॉजिटिव है, द होल टर्म इज विल बी नेगेटिव, ठीक है, तो डेल्टा एच बच जाता है। thus for the process to be feasible, delta H must be negative, but we know delta H is the enthalpy change for the overall process and it depends on the lattice energy and hydration energy, इन दोनों को मिलाकर के डेल्टा H बनेगा। तो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव है, हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव है, सो हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी या रिलीज एनर्जी जो होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी वी हैव सप्लाइड एज लैटिस एनर्जी, ओनली देन दिस डिसोल्यूशन विल बी feasible. Lattice energy is to be supplied for dissociating the ions of an ionic compound and is positive, while hydration energy is released when these ions interact with the solvent molecules and is thus negative. For delta H to be negative and thus the overall process to be feasible, enthalpy of hydration must be high and lattice energy should be low. जाहिर बात है, इसको नेगेटिव होने के लिए जो हमारी नेगेटिव टर्म है या रिलीज जो एनर्जी हो रही है हाइड्रेशन एनर्जी, दैट शुड बी ग्रेटर कंपेयर टू द एनर्जी वी हैव टू सप्लाई, लैटिस एनर्जी के मुकाबले ये हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ओनली देन दिस डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, ये जी डेल्टा एस तो नेगेटिव है ही, दिस डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड आवर प्रोसेस विल बी feasible. Thus, to conclude, for an ionic compound to be soluble, the lattice energy must be smaller than the hydration energy. ठीक है, लैटिस एनर्जी की जो डिपेंडेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ, ये बात आप याद रख लीजिए, इस पे बहुत गौर कर लीजिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द साइज या रेडियस ऑफ द कैटायन एंड द रेडियस ऑफ द एनायन। इन दो में जब एनायन बहुत बड़ा है तो उस वक्त इन दो की वैल्यू जो है इट विल बी डोमिनेटेड बाय द एनायन, ठीक है, और कैटायन जो है स्मॉलर जो हमारा कैटायन है इस पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, लेट्स से हमारे कैटायन की एनायन की वैल्यू लेट्स से इट इज 2 और इसकी एनायन की वैल्यू हम दिस कैटायन की वैल्यू हमारे पास लेट्स से इट इज 0.003, ठीक है, तो इस एनायन की वैल्यू के मुकाबले ये जो कैटायन की वैल्यू है इट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब जब हमारे कंपाउंड्स में क्या होता है, जो हमारा एनायन होता है ये बड़ा होता है, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी इसी से डोमिनेट हो जाती है, इस एनायन से ही, उस वक्त जो कैटायन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, बिकॉज
ये इट इज डिपेंडेंट ऑन द सम ऑफ दीज टू, और जब ये सम पे डिपेंड करती है, तब जो अगर एनआईएन की वैल्यू बड़ी है तो दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ द कैटायन मे बी नेग्लेक्टेड। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आगे यू मे हैव टू रादर यू विल हैव टू अप्लाई दीज थिंग्स, आपको आगे ये चीजें सारी अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इन रूल्स इन ट्रेंड्स की तरफ आप खास ध्यान दे देंगे, ठीक है। चलिए, so this implies that the lattice energy depends on the sum of the radius of the cation and the anion. For salts with larger anions, negative charge इनमें ज्यादा है, the value of R plus has a little role to play. मैंने आपको दिखाया अभी, and EL does not change much with the change in the value of cation. तो cation की वैल्यू जो है ये EL की वैल्यू पे ज्यादा असर अंदाज नहीं होती है when we have got large cations. So large cations के टाइम में ये जो पॉजिटिवली चार्ज लार्ज एनायंस के टाइम में ये जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, इट डज नॉट प्ले अ मेजर रोल, ये कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है। चलिए, अब हमारी हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू रादर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड टू द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी गौर कर लीजिए, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, एनायन की टर्म अलग है, कैटायन की टर्म अलग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। जब हमारा कैटायन स्मॉल होगा, जब ये और प्लस स्मॉल होगा, तो ये जो पूरी टर्म है, ये दिस टर्म ये पूरी टर्म 1 डिवाइडेड बाय जितना नीचे वाला वैल्यू स्मॉल होगा, उतना ये पूरी टर्म जो है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो हाइड्रेशन एनर्जी इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल दीज पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। जो हमारे स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस वो डोमिनेट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे हमें कैटायन की वैल्यू अलग से लेनी है, और जितना कैटायन स्मॉल होगा डिवीजन में होने की वजह से इसकी ये जो टर्म है 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पॉजिटिव प्लस या स्क्वायर ऑफ द कैटायनिक साइज, ये टर्म सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ये टर्म इतनी ही ज्यादा रोल प्ले करेगी इन द वैल्यू ऑफ दिस हाइड्रेशन एनर्जी। चलिए जी, ठीक है। So there are separate anion and cation terms in the hydration energy because of 1 by R square. Dependence of hydration energy is dominated by the solvation of small ions. क्योंकि जितना small ये हो जाएगा, ये वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी पहले टर्म की, और ये पहले टर्म की वैल्यू डोमिनेट करेगी हाइड्रेशन एनर्जी को। Okay. Both lattice energy as well as hydration energy decrease as we move down the group. चलिए, this is very important, ये हम देख लेते हैं। जब भी हम किसी भी ग्रुप को ले लेंगे, लेट अस से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम और फ्रेशियम, इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, इस कैटायन का साइज इंक्रीज होता जाएगा। जितना इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, हमें पता है कि लैटिस एनर्जी है, इट्स इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द साइज। रेडियस का जो है, इन दोनों रेडियो को हमें इकट्ठे लेना है इन केस ऑफ कैटायन के और एनायन के इन केस ऑफ लैटिस एनर्जी। क्योंकि ये दोनों जो है जितना हम नीचे नीचे जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा, और जितना ये बढ़ता चला जाएगा ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड वीकन हो जाएगा और हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, हो गया ये। अब हमारा हम देखेंगे, ये हमें आयन फॉर्म में लेने हैं, ये सारे आयन्स लेने हैं हमें, दैट विल बी लाइक प्लस 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 प्लस, और फ्लैशियम को रहने दीजिए, दिस रेडियोएक्टिव। तो लिथियम, अब हम जब हाइड्रोजन एनर्जी की बात करेंगे, जब हम नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होता जाएगा, ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होता जाएगा, और जब साइज इंक्रीज हो जाएगा, वी नो दैट हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन ये इसकी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, 4 by R स्क्वायर रादर, क्योंकि दिस विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो जितनी चार्ज तो सेम रह रही है, हर एक में +1 चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन रेडियस जब इंक्रीज होता जाएगा चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी।
जितनी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी उतनी जो हमारी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो किस किस वजह से होती है, जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है। और ये क्या है, ये दिस दिस ये आयन और ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है दे मस्ट बी अपोजिटली चार्ज। तो जितनी इसकी चार्ज कम हो जाएगी, सोल्यूट मॉलिक्यूल की आयन की जितनी चार्ज कम होती जाएगी उतना उसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन वीक होता जाएगा, और जितना इंटरेक्शन इसका वीक हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप बोथ लैटिस एनर्जी एज वेल एज द हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। सो तो व्हाट विल हैपन, लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली, ठीक है, कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। जब लैटिस एनर्जी कम हो जाती है दैट मीन्स वी हैव टू सप्लाई लेसर एनर्जी। जब हमें लेसर एनर्जी सप्लाई करनी थी तो उससे क्या हो जाना चाहिए था, उससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, लेट्स एनर्जी कम हो रही है दैट मीन्स हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है। मगर साथ साथ क्या हो रहा है, ये जो हमारी व्हाट वी से दिस हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो जो हमारी दो टर्म्स थी हमें पता है कि ये जो डेल्टा एच ये ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए था, जितना नेगेटिव ये हो जाता उतनी फिजिबल है। लेकिन डेल्टा एच में जो हमारी लैटिस एनर्जी है और हमारी क्या है हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी हमारी नेगेटिव वैल्यू, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लैटिस एनर्जी कम हो रही है, इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ये लैटिस एनर्जी जब कम हो रही है तो क्या हो जाता, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है, नेगेटिव लेट अस से नेगेटिव, ये अगर प्लस लेट अस से 10 था, ये प्लस 100 था, ठीक है, वैल्यू क्या है, ये 90 है। लेकिन जब हम डाउन द लेट अस से कि पहला ग्रुप का पहला कंपाउंड जो है उसमें ये वैल्यू 90 है, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तो लेटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। लेट अस सपोज कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये +8 हो गई। लेकिन यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से हमारी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम हो रही है, ठीक है, और ऐसी कम हो रही है कि इसके कम इफेक्ट को ये आउटवे कर रही है। यानी कि अगर ये -100 थी पहले, ये अब क्या हो रही है, ये हो रही है अब लेट अस से ये हो रही है -90। तो व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट, जो ओवरऑल वैल्यू हमारी है ये -88 है। तो ऑल्दो ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, मगर इसका डिक्रीज ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ओवरऑल जो ये हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू को, ओवरऑल एंथैल्पी जिसको जितना ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, ओवरऑल इसकी वैल्यू को कम कर रहा है। तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। मगर हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज जो है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू जो है, ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जितना डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उतनी हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो वी सी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जो हमारी लैटिस एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, मगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल डेल्टा एच का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज हो रही है। जो कि हम कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को लेंगे तो इसमें मैग्नीशियम ग्रुप में ऊपर आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, लेट मी अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है बेरिलियम डाइपॉजिटिव, बेरिलियम मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, कैल्शियम डाइपॉजिटिव, बेरियम डाइपॉजिटिव। तो जब हम नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं बिकॉज ऑफ द लार्जर डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा बेरियम सल्फेट जो है इट इज लेस सॉल्युबल कंपेयर्ड, इट इज रादर इनसॉल्युबल। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा सॉल्युबल है जबकि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, यानी कि डाउन द ग्रुप जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, डाउन द ग्रुप हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए, मगर हमारे पास जो स्मॉलर एनायंस होते हैं, जैसे
हमारे पास मैंने आपको इससे पहले भी समझाया, हमारे पास जो स्मॉलर एनायंस होते हैं, जैसे हमारे पास फ्लोराइड्स है, हाइड्रोक्साइड्स है, उस वक्त हमारे कैटायंस जो है उनका वैल्यू बहुत मैटर करेगा. इन केस ऑफ फ्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, द लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली कंपेयर टू द हाइड्रेशन एनर्जी, and thus the solubility of hydroxides and fluorides it increases down a group. ठीक है. जैसे हमारे पास हम बात करेंगे फ्लोराइड्स की और हाइड्रोक्साइड्स की. ठीक है, दीज आर आवर स्मॉलर एनायंस. ठीक है, अगर हम इसमें बात करेंगे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम और सीजियम. ठीक है, ये प्लस 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 और प्लस. इसमें हमने देखा, वी नो कि ये जो हमारी लैटिस एनर्जी है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज हो जाएगी, और हमारी हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी. लैटिस एनर्जी एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी, ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे. तो अब ये मैटर करता है ज्यादा कौन डिक्रीज हो जाएगा. जब हमारे पास स्मॉलर ये होते हैं, जब हमारे पास स्मॉलर एनायंस होते हैं, तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके स्मॉलर ये जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं उनमें जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज तो होती है, मगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होती है. हमने इससे पहले भी देखा डेल्टा एच की वैल्यू जितनी ओवरऑल नेगेटिव उतना हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो पहला कंपाउंड है इस ग्रुप में, कोई भी फ्लोराइड, लेट अस से हमारे पास AF है और BF है. ठीक है, When we move down the group, अगर हम ये मानेंगे AF में जो लैटिस एनर्जी का डिक्रीज है, लेट अस से लैटिस एनर्जी AF में 50 थी और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है लेट अस से ये हाइड्रेशन एनर्जी लेट्स अगेन से ये -100 थी. ठीक है, इन केस ऑफ स्मॉलर एनायंस, जब हमारे पास एनायन स्मॉल होते हैं, लैटिस एनर्जी अच्छा खासा डिक्रीज हो जाती है. हम देखते हैं कि अगर लैटिस एनर्जी लेट अस से ये 35 हो जाएगी, ठीक है, तो हमारी जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है ये 90 हो जाएगी. ठीक है, इसमें पहले केस में हम देखते हैं हमारा ओवरऑल वैल्यू -50 है, बट इन सेकेंड केस व्हाट डू वी ऑब्जर्व, ये भी डिक्रीज हो गई. हम देखते हैं कि ये हमारा 55 हो जाएगा. इन अवर सेकेंड केस वी सी के हमारी जो इन दोनों का जो नेट एंथैल्पी हो जाएगी ये -55 हो जाएगी. तो हमने देखा कि as we move down the group, जो डेल्टा एच है इसकी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब ये हो जाएगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप इसकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि लिथियम फ्लोराइड विल बी लेस सॉल्युबल कंपेयर टू द सीजियम फ्लोराइड. ये चीज आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि आपको ये याद रखना होगा कि जब हमारा एनायन छोटा हो जाता है तब डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी वो डोमिनेट कर लेता है, ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू इंक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी. तो जब वो डिक्रीज ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन, दोनों डिक्रीज ही हो रहे हैं, तो जब वो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे ओवरऑल वैल्यू जो है एंथैल्पी की वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. So for small anions, Lats energy dominates the small cation, while hydration energy does not depend much on the cationic size. ठीक है, that's in case of fluorides and hydroxides. When we move down the group, Lats energy decreases significantly. ये significantly decrease करती है, और इस दौरान ये क्या करती है, it outweighs the effect of decrease in value of hydration energy. Although hydration energy भी decrease हो रही है, लेकिन overall effect जो है, overall effect में हमारे पास जो डेल्टा H है, जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू ये ओवरऑल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल में समझाया. दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ फ्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप. यानी कि ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम नॉर्मल एनायंस लाइक सल्फेट की बात करेंगे, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, तो हम देखते हैं, या परक्लोरेट या जो बड़े बड़े एनायंस की बात करेंगे, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप हम देखते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज है वो सिग्निफिकेंट होता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. और इन केस ऑफ स्मॉलर एनायंस like fluorides and hydroxides, the decrease in Lats energy is significant, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी solubility down the group increase हो जाती है.
So lithium fluoride is sparingly soluble, while cesium fluoride is very soluble. Similarly, magnesium hydroxide is insoluble, while barium hydroxide is very soluble. This will hold for fluorides as well as hydroxides. ठीक है? I hope it's clear. और एक चीज आपको बड़े ये बहुत गौर से सुननी होगी कि कंपेरेबल साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन स्पेशली व्हेन वन और मोर और मल्टीपली चार्ज्ड लीड्स टू लो सॉल्युबिलिटी. ठीक है. और अगर वेरिएशन साइज में हो, अगर हमारे पास कंपेरेबल साइज हो, ठीक है, जैसे कंपेरेबल साइज में कहूंगी मैं आपको लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, इनका कंपेरेबल साइज है, इनके साइज में इतना वेरिएशन नहीं है जितना सीजियम फ्लोराइड के साइज में है. तो ये याद हमेशा रख लीजिए, जितना साइज का वेरिएशन ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, और जितना साइज का वेरिएशन कम हो जाएगा सॉल्युबिलिटी उतनी घट जाएगी. ठीक है, यही एग्जांपल दी गई. जैसे हमारे पास सीजियम फ्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड है, दे आर मोस्ट सॉल्युबल अल्कली हैलाइड्स, क्योंकि इनमें, इन दोनों में आप देख लीजिए सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड में, अगर हम सीजियम आयोडाइड ले लेते हैं तो सीजियम आयोडाइड में उतना फर्क नहीं है साइज का जितना किसमें है, जितना दिस सीजियम फ्लोराइड में है. ठीक है, क्योंकि ये जो सीजियम है ये अल्कली ग्रुप मेटल्स का है. मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देती हूँ. जैसे दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम और सीजियम, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, when we move down the group what happens to the size, it increases. ठीक है ना, तो इसका और इसके साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा कंपेयर टू इन दोनों की साइज में. ठीक है ना, ठीक है, ठीक है. इसी तरह से इसके और इसके साइज में बहुत वेरिएशन होगा. ये सबसे ऊपर है ग्रुप में, सबसे नीचे है ग्रुप में कंपेयर टू इन दोनों के साइजेस में. जितना साइज का, तो यू हैव टू, ये थंब रूल आप याद रख लीजिए कि जितना साइज का वेरिएशन ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जितना साइज का वेरिएशन कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी. तो लिथियम फ्लोराइड ये जो होगा ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, जबकि सीजियम फ्लोराइड इट विल बी वेरी वेरी सॉल्युबल. तो इसी तरह से जब कोवेलेंसी बढ़ जाएगी, इंक्रीजिंग कोवेलेंसी लीड्स टू लोअर सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्ट्स. ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या हो जाता है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल इन सिल्वर के जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है एग्जिबिट प्रोग्रेसिवली लोअर सॉल्युबिलिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंसी. जब हम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आगे बढ़ते हैं तो कोवेलेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है. फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम. Again, increasing the charge on the anion lowers the solubility because of the increase in lattice energy is large relative to increase in hydration energy. आपको पता है चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वी नो जो लैटिस एनर्जी हमारी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्ज. ठीक है, जब लैटिस एनर्जी बढ़ जाए, जब चार्ज बढ़ जाएगी तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है. ठीक है, कंपेयर्ड टू, although increase in hydration energy will be there but the increasing lattice energy will be more, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, polyvalent anions such as this make insoluble salts with most these polyvalent anions. जितना इन दोनों में चार्जेस बढ़ जाएगी, चार्ज since we know lattice energy is directly proportional to the square of the charges. ठीक है, लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, ऑल्दो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, बट लैटिस एनर्जी विल आउटवे इसके इफेक्ट को खत्म करेगी, सो दैट ओवरऑल लैटिस एनर्जी का ही इफेक्ट समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से जब लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो small polyvalent cations make soluble salts with large univalent anions such as I-, nitrate, perchlorate, this is PF6 and acetate. इस वक्त क्या हो रहा है, जब हमारे पास polyvalent cation है और हमारे पास यूनिवैलेंट एनायन है, ऑल्दो उस वक्त भी तो चार्ज दोनों की बढ़ रही है, पॉलीवैलेंट कैटायन एनायन की, मगर जब ये एनायन यूनिवैलेंट है और कैटायन पॉलीवैलेंट है उस वक्त हाइड्रेशन एनर्जी की जो है, हाइड्रेशन एनर्जी का जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा. लेट अस से ये हमारे पास आयन है, लेट अस से दिस इज ए, लेट अस से दिस इज, लेट अस से 4 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव, व्हाटएवर, लेट अस से 3 पॉजिटिव है यहाँ पे. तो इस वक्त जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी का एक्सक्यूज मी,
हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट जो है ये डोमिनेंट हो जाएगा। और जब हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा, EH का जो इंक्रीज होगा इट विल बी मोर देन लैटिस एनर्जी। दैट मीन्स उस वक्त क्या हो जाएगा, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग कि जो स्मॉल पॉलीवेलेंट कैटायंस होते हैं, जो हमारे स्मॉल पॉलीवेलेंट कैटायंस होते हैं, ये सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं विद लार्ज यूनिवेलेंट एनायंस सच एज दिस आयोडाइड, नाइट्रेट एटसेट्रा। जैसे ट्रांजिशन मेटल्स के हमारे पास ये है, और लैंथेनाइड्स के एनायंस है, ये अगेन ये बनाएगा नाइट्रेट सॉल्ट्स और सॉल्युबल, बट अगेन जो हमारे स्मॉल एनायंस है, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स, उस वक्त ये लेट्स एनर्जी का वैल्यू इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनसॉल्युबल हो जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा परकुलेट क्लोरेट है, परकुलोरेट हमारा सॉल्युबल है, परकुलोरेट बीइंग लार्ज, एंड इस वक्त हाइड्रोजन एनर्जी का इफेक्ट ज़्यादा होगा, और सल्फेट के टाइम में लैटिस एनर्जी का ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि हमारे पास ये जो दो इफेक्ट्स हैं, वी हैव गॉट लैटिस एनर्जी एंड वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, जब हमारी हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और जब ये वैल्यू बढ़ जाती है तो दिस मीन्स मोर सॉल्युबिलिटी। जब लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, दिस मीन्स लेस सॉल्युबिलिटी। किसी भी ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हुए हमें ये चीज समझनी है कि अगर ये दोनों ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें देखना है ओवरऑल इफेक्ट किसका हो रहा है, क्योंकि हमारा जो डेल्टा एच है ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल हमें ये नेगेटिव होना चाहिए, जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी हमारी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उतना हमारा सोल्यूशन बनाने का प्रोसेस फिजिबल है। ठीक है, तो जहां पे लैटिस एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ओवरऑल हमारी डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, उस वक्त हमारी इनसॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह पे जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी, सो दैट ओवरऑल हमारी डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, उस वक्त हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो लेट अस जस्ट वाइंड दिस अप। तो मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये समझा होगा। ये जो गो थ्रू दिस लेक्चर मैनी टाइम्स, जिससे आपको ये ट्रेंड समझ आ जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेरी इजीली। थैंक यू सो मच।